हेलो डीसी फैमिली, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ लॉ जीएनजी। तो देखिए लास्ट टर्न पर हम लोग यूनिट 3 कर रहे थे सेल ऑफ गुड्स एक्ट की। तो चलिए फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने कंप्लीट किया था डिलीवरी टू द कैरियर। ओके ठीक है, ये वाला एग्जांपल हो गया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है गुड्स सेंड ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस पे, यानी गुड्स को इन कंडीशन पर बेचा गया है कि या तो आप अप्रूव कर लीजिए और या आप वापस कर दीजिए। यानी कि यहां पर अभी कंप्लीट सेल नहीं हुई है, हमने गुड्स भेजे तो हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर बायर को गुड्स पसंद आएंगे तो वो गुड्स को रखेगा, या कुछ ट्रायल की जरूरत होगी तो ट्रायल करेगा, उसके बाद में वो अपनी अप्रूवल देगा। और जब तक वो अप्रूवल दे नहीं देता तब तक उसको सेल नहीं माना जाएगा, तब तक वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। तो देखते हैं एक बार, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल और सेल और रिटर्न बेसिस पे when he signifies his approval or acceptance। तो जब तक बायर अपनी अप्रूवल या अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक वहां पर सेल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी, और सेल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी तो इसका मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। देखिए रिटेन्स गुड्स विदाउट गिविंग नोटिस ऑफ रिजेक्शन। अब देखिए कब ऐसा होगा। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने किसी को गुड्स सप्लाई किए, ठीक है, और उससे बोला कि भाई गुड्स पसंद अगर आ जाएं तो तुम रख लेना वरना फिर वापस कर देना। तो अब यहां पर कब माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? तो यहां पर या तो बायर खुद एक्सप्रेसली इस बात को मेंशन कर देगा कि हाँ मेरे को गुड्स पसंद है और मैंने गुड्स को रख लिए। तो अगर उसने एक्सप्रेसली मेंशन कर दिया, उसने सेलर को बता दिया, तो इसका मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई, सेल कंप्लीट हो गई। या फिर अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड था कि इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अंदर आपको जवाब देना, और अगर वो पर्टिकुलर टाइम निकल गया और बायर ने अगर कोई भी रिप्लाई नहीं किया तो इसका मतलब बायर को गुड्स पसंद है, इसका मतलब सेल पक्की, सेल कंप्लीट हो गई। या अगर बायर ने कुछ ऐसा कंडक्ट किया है, कंडक्ट का मतलब उसने गुड्स को प्लेज कर दिया है, गुड्स को रीसेल कर दिया है, कोई भी ऐसा कंडक्ट किया है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि उसको गुड्स पसंद है और उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तो वहां पर माना जाएगा कि प्रॉपर्टी पास हो गई है, यानी कि ओनरशिप पास हो गई। तो देखिए retain goods without giving notice of rejection does something to the goods which is equivalent to the acceptance। तो अगर ये सिचुएशन सेटिस्फाइड हो रही है तो फिर ये माना जाएगा कि ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है। देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। A sends to B a water motor on approval or return in March 2020, B to return it after trial in August 2020. The water motor has not been returned within a reasonable time and therefore A is not bound to accept it and B must pay the प्राइस। तो बिल्कुल यहां पर उसको मोटर दी गई और वो अगस्त तक ट्रायल करता रहा। भाई मोटर आपने ली है तो एक रीजनेबल टाइम के अंदर आपको रिप्लाई करना है ना कि मेरे को मोटर रखनी है कि नहीं रखनी है। अब आप 4-4 5-5 महीने का अगर ट्रायल करते रहोगे तो इसका मतलब आपने एक्सेप्ट कर लिया और यहां पर इसको फिर सेल मान लिया जाएगा। अब यहां पर बायर गुड्स को वापस नहीं कर सकता, उसको उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। अब देखो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल होता क्या है कि जब गुड्स को क्रेडिट पे बेचा जाता है तो सेलर के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? सेलर के लिए सबसे बड़ा रिस्क होता है पेमेंट का, कि मेरा पैसा सिक्योर है या नहीं है। तो अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए सेलर के पास में राइट है कि वो रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, यानी कि राइट ऑफ डिस्पोजल को अपने पास में रिजर्व कर सकता है। ठीक है, अब राइट ऑफ डिस्पोजल का मतलब क्या हुआ कि भाई जब तक कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, जब तक आप कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर देते, तब तक हम आपको कंप्लीट यानी कि एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो देखिए एक बार वेयर देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स और वेयर गुड्स आर सब्सिक्वेंटली अप्रोप्रिएटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो बेटा ये जो राइट ऑफ डिस्पोजल को रिजर्व कब करेंगे? जब गुड्स स्पेसिफिक हो या अगर अनअसर्टेन थे तो उसको असर्टेन कर लिया हो, यानी कि उसको प्रॉपर अप्रोप्रिएट कर लिया हो। तो देखिए द सेलर मे बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एप्रोप्रिएशन, यानी सेलर ने एप्रोप्रिएट गुड्स को किया तो इसी कंडीशन के साथ में किया, या कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन में ये बात साफ साफ लिखी हुई थी कि सेलर इस राइट को रिजर्व करके चल रहा है रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल टू द गुड्स अंटिल सर्टेन कंडीशंस आर फुलफिल, यानी कि जब तक कुछ कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती तब तक हम आपको प्रॉपर्टी पास नहीं करेंगे, यानी कि आपको एब्सोल्यूट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं।
X sends furniture to a company by a truck and instruct the driver not to deliver the furniture to the company until the payment is made by the company to him. अब देखिए यहां पर फर्नीचर भेजा गया, अब फर्नीचर भेजा गया और ड्राइवर को साफ साफ बोल दिया गया कि जब तक पेमेंट ना मिल जाए तब तक आप फर्नीचर को डिलीवर नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सेलर ने यहां पर अपने पास में राइट को रिजर्व करके रखा हुआ है कि भाई हम जब तक पैसा नहीं मिल जाता तब तक हम आपको फर्नीचर की ओनरशिप नहीं देंगे। द प्रॉपर्टी passes only when the payment is made, तो जब पेमेंट हो जाएगी उसके बाद में ही ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अब देखिए रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी, ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बताई थी। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी का मतलब ओनरशिप, ओनरशिप और रिस्क ये दोनों एक साथ चलते हैं। ओनरशिप और रिस्क ये दोनों एक साथ चलते हैं। अगर ओनरशिप ट्रांसफर हुई तो फिर रिस्क भी ट्रांसफर हुआ, लेकिन प्राइमा फेसी एट फर्स्ट इंप्रेशन, यानी पहली नजर में तो यही माना जाएगा कि भाई जिसकी ओनरशिप है उसी का ही पूरा का पूरा रिस्क होगा। यानी कि अगर गुड्स को कोई भी डैमेज हुआ, गुड्स को अगर कोई भी नुकसान हुआ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिसके पास में ओनरशिप है। लेकिन हाँ ये भी है कि अगर बायर और सेलर अगर चाहें तो ओनरशिप को और रिस्क को अलग अलग कर सकते हैं। अगर बायर और सेलर अगर चाहें तो ओनरशिप को और रिस्क को अलग अलग कर सकते हैं। हो सकता है कि रिस्क पहले पास हो जाए, ओनरशिप बाद में ट्रांसफर हो। और अक्सर ये चीज देखी जाती है जो ऑक्शन वाली सेल होती है ना, जब गुड्स को ऑक्शन के थ्रू बेचा जाता है तो वहां पर रिस्क पास हो जाता है बिडर को, लेकिन जो ऑक्शनीर होता है वो कहता है कि भाई जब तक आप पूरी पेमेंट नहीं कर देते तब तक हम आपको ओनरशिप नहीं देंगे, लेकिन रिस्क आपका होगा। यानी अगर मान लीजिए बिडिंग के बाद में गुड्स को कोई भी नुकसान पहुंचा तो लॉस किसको बेयर करना पड़ेगा, बिडर को। ठीक है, उसके पास में ओनरशिप नहीं है लेकिन लॉस किसका होगा, बिडर का होगा। तो अगर सेलर और बायर अगर चाहें तो रिस्क को और ओनरशिप को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉ, यानी कि अगर बायर और सेलर के बीच में कुछ भी एग्री नहीं हुआ है, कुछ भी अलग से टर्म्स और कंडीशन डिसाइडेड नहीं है, तो हम ये मान करके चलेंगे कि रिस्क हमेशा किसका होगा, रिस्क हमेशा होगा ओनर का। तो देखते हैं एक बार Until the property therein is transferred to the property, the goods remain at the seller risk. तो जब तक प्रॉपर्टी बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाती, यानी जब तक ओनरशिप बायर को ट्रांसफर नहीं हो जाती, तो रिस्क हमेशा किसका होगा, रिस्क हमेशा होगा सेलर का। If delivery is delayed by the fault of the seller or the buyer, the goods remain at the risk of the party in default, seller or buyer as the case। देखिए इससे रिलेटेड केस लॉ भी पूछा गया है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए अगर मान लीजिए कि सेलर और बायर इन दोनों की लापरवाही की वजह से डिले हो रही है डिलीवरी, यानी कि सेलर डिलीवरी करने में डिले कर रहा है या बायर डिलीवरी को लेने में डिले कर रहा है, तो जिसकी गलती की वजह से डिलीवरी डिले हो रही है और उस दौरान अगर गुड्स को कोई भी नुकसान हुआ तो जिसकी गलती होगी वही पूरी तरीके से लायबल माना जाएगा, उसका नुकसान की भरपाई वही करेगा, भले ही बायर को ओनरशिप ट्रांसफर ना हुई हो। लेकिन अगर बायर जानबूझ करके डिले कर रहा है डिलीवरी लेने से तो रिस्क किसका होगा, रिस्क होगा बायर का। तो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर डिलीवरी डिले हो रही है बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, चाहे किसकी भी गलती हो, तो रिस्क हमेशा डिफॉल्टिंग पार्टी का होगा। आगे देखते हैं, when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not। बिल्कुल, अगर ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई है तो फिर रिस्क किसका होगा, रिस्क पूरी तरीके से बायर का होगा। द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और बायर एज द बिली ऑफ गुड्स फॉर द अदर पार्टी। अब देखिए अगर मान लीजिए गुड्स की डिलीवरी बायर को हो गई है लेकिन ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप अभी भी सेलर ने अपने पास में लेकर के रखी है, तो बायर कौन सा रोल प्ले करेगा, बायर रोल प्ले करेगा एज अ बेली। या अगर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है लेकिन गुड्स का पोजीशन अभी भी सेलर के पास में, तो सेलर को क्या बोला जाएगा, बेली ऑफ गुड्स फॉर द अदर पार्टी, बायर या सेलर एज द केस मे बी। विल नॉट बी अफेक्टेड इवन when risk has passed। अब मान लीजिए कि बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है लेकिन पोजीशन में सेलर के पास में है गुड्स और उसी बीच में गुड्स को कोई भी नुकसान हो गया, तो सेलर वहां पर क्या है, सेलर वहां पर बेली के तौर पे काम कर रहा है। नुकसान किसको उठाना पड़ेगा, नुकसान उठाना पड़ेगा बायर को। लेकिन अब यहां पर बेली वर्ड यूज हुआ है, यहां पर बेली वर्ड यूज हुआ है, तो बेली की भी तो कुछ ड्यूटीज हम लोगों ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ी है, तो यहां पर सेलर को बेलर की जितनी भी ड्यूटीज हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा। और उसमें अगर सेलर ने कोई भी नेग्लिजेंस दिखाई तो फिर गलती फिर वहां पर सेलर की मानी जाएगी। तो भले ही ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई हो लेकिन यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेलर की। ये बात ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी
केस लॉ एग्जाम में पूछा गया है कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, जिसके पोजीशन में गुड्स हैं वो सामने वाली पार्टी के लिए बेली के तौर पे काम करेगा, और जो बेली की ड्यूटीज होती हैं यानी कि गुड्स को प्रॉपर ध्यान से रखना, गुड्स की प्रॉपरली केयर करना, गुड्स को संभाल करके रखना, गुड्स को संभालने में अगर कोई भी नेग्लिजेंस दिखाई और उसमें कोई भी नुकसान हो गया तो वहां पर फिर बेली की जो ऑब्लिगेशन होती है वही ऑब्लिगेशन सेलर या बायर जो भी होगा उसकी बनेगी। क्लियर सबको? तो ये दोनों पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इन दोनों से केस स्टडी एग्जाम के लिए बनती है। ठीक है, आगे देखते हैं। एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। देखिए यहां पर एग्जाम्पल भी ऑक्शन वाला दिया है जो मैंने अभी आपको बताया। अ बिड फॉर एन एंटीक पेंटिंग at a sale by auction. After the bid, when the auctioneer struck his hammer to signify acceptance of the bid, he hit the antique which gets damaged. The loss will have to be borne by the seller because the ownership of goods has not yet passed from the seller to buyer. तो यहाँ पर बिड भले ही ऑक्शन चल रही थी, फॉल ऑफ हैमर करते समय जो पेंटिंग थी वो गिर गई और वो खराब हो गई, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर होने से पहले खराब हुई थी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सेलर की। क्यों? क्योंकि यहां पर अभी बायर के पास में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई थी। आगे देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। अब देखो सेक्शन 27 से 30 तक क्या बताता है, जो चीज आपकी है ही नहीं, क्या आप उसको किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो? नहीं कर सकते ना। कि जैसे सपोज करिए कि ये पेन है, इस पेन की ओनरशिप मेरी है, क्या आप इसको बेच सकते हो किसी दूसरे पर्सन को? नहीं। और एक रूल और है कि अगर किसी की ओनरशिप में डिफेक्ट है तो जितने भी सब्सिक्वेंट बायर्स होंगे सबकी ओनरशिप डिफेक्टिव होती चली जाएगी। राइट? तो जब तक आपके पास में ओनरशिप नहीं है तो आप किसी भी सब्सिक्वेंट बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये मेन रूल है। मेन रूल यही है कि ओनरशिप होना जरूरी है फॉर सेल, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर अगर ओनरशिप नहीं भी है तो भी आप गुड्स को सेल कर सकते हैं। तो देखते हैं एक बार। हाँ, वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय अ पर्सन हु इज नॉट द ओनर एंड हु डज नॉट हैव द अथॉरिटी और विद द कंसेंट ऑफ द ओनर, बायर डज नॉट एक्वायर अ गुड टाइटल। तो वहां पर बायर को कभी भी गुड टाइटल नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। P, the hirer of vehicle under a hire purchase agreement, sells them to Q. Q, though a bona fide purchaser, does not acquire the ownership in the vehicle, at the most acquires the same right as that of the hirer. अब देखो हायर परचेज एग्रीमेंट हो रहा है, हायर परचेज एग्रीमेंट में क्या ओनरशिप ट्रांसफर होती है? नहीं होती ना। इसमें बायर के पास में ऑप्शन होता है कि वो आखिरी इंस्टॉलमेंट को पे करके ओनरशिप को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा लेता है, लेकिन यहां पर अभी हायर परचेज एग्रीमेंट चल रहा है तो बायर क्या हो गया? बायर हायरर हो गया। जब उसी के पास में ओनरशिप नहीं है तो भले ही सामने वाला बोनाफाइड यानी कि गुड फेथ में अगर गुड्स को खरीद रहा है तो भी वो ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं कर सकता। आगे देखते हैं। अब देखो, नेमो डेट कॉट नॉन हैबिट, यही चीज मैंने आपको बताई। नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। अगर आपके पास में जो चीज नहीं है आप उसको कभी भी सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकते। चलिए इसके कुछ एक्सेप्शन से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट का मतलब अगर कोई एजेंट है तो उसके पास में ओनरशिप नहीं है, ओनरशिप किसकी है? प्रिंसिपल की, लेकिन एजेंट सेल करने के लिए ऑथराइज है। अगर एजेंट गुड्स को अपनी अथॉरिटी के अंदर रह करके बेचता है, ट्रांसफर करता है तो उसके पास में राइट है, वो सेल वैलिड होगी। सेल बाय वन ऑफ द ज्वाइंट ओनर, अगर कोई भी प्रॉपर्टी को ओनरशिप में है, ठीक है, और एक को ओनर दूसरे की कंसेंट लेकर के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है, वहां पर भी सेल वैलिड मानी जाएगी। सेल बाय अ पर्सन इन पोजीशन अंडर द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जो भी अग्रीव्ड पार्टी है वो रीजनेबल टाइम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करा सकती है। लेकिन रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है? रीजनेबल टाइम का मतलब है बिफोर द ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू एनी अदर पर्सन या टू थर्ड पार्टी, यानी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने से पहले पहले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा लेना चाहिए। अब अगर मान लीजिए किसी ने कोर्जन किया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है या फ्रॉड किया है, ये करके किसी ने प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक, अब सामने वाला वॉइडेबल कराता उसके पहले उसने प्रॉपर्टी किसी बोनाफाइड बायर को यानी कि किसी ने गुड फेथ में आकर के वो प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वहां पर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। जो सब्सिक्वेंट बायर है उसको ओनरशिप ट्रांसफर मानी जाएगी। सेल बाय अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी सोल्ड गुड्स बट कंटिन्यूज इन पोजीशन देयरऑफ, यानी कि सेलर के पास में ओनरशिप नहीं है,
सेलर के पास में केवल पोजीशन है, सेलर गुड्स को ट्रांसफर कर चुका है, प्रॉपर्टी पास कर चुका है बायर को, लेकिन अभी भी पोजीशन किसके पास में, सेलर के पास में। और सेलर ने क्या किया, किसी थर्ड पर्सन को गुड्स ट्रांसफर कर दिए, थर्ड पर्सन को गुड्स बेच दिए, और जो थर्ड पर्सन है वो भी गुड फेथ में आकर के गुड्स को परचेज कर रहा है, तो वहां पर भी सेल वैलिड मानी जाएगी। लेकिन बेटा इन सारे पॉइंट्स में एक बात का ध्यान रखना कि यहां पर ये वर्ड जरूर लिखना, इन गुड फेथ या बोनाफाइड। जो बायर है वो बोनाफाइड होना चाहिए, यानी कि गुड फेथ में आकर के वो गुड्स को खरीद रहा हो, चाहे ये वाला पॉइंट हो चाहे ये वाला पॉइंट हो, दोनों में बायर का बोनाफाइड होना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑफ स्टॉपर। अब अगर कोई भी पर्सन जिसके पास में ओनरशिप नहीं है लेकिन रियल ओनर ने थर्ड पार्टी के सामने ऐसा कंडक्ट किया या ऐसा बोला है कि हमने इसको ऑथराइज किया है, जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ऐसे मान लीजिए मिस्टर बी ए के पास में कोई प्रॉपर्टी है, ठीक। अब मिस्टर बी मिस्टर ए को बार बार परेशान कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी मेरे को बेच दो, मेरे को बेच दो, मेरे को बेच दो। अब ए ने क्या किया, ए ने बी से झूठ बोल दिया कि यार इस प्रॉपर्टी को बेचने की जो अथॉरिटी है वो सी के पास में, सी के पास में है नहीं, लेकिन इन्होंने झूठ बोल दिया बी को कि इस प्रॉपर्टी को बेचने की अथॉरिटी सी के पास में, मैंने सी को ऑथराइज किया हुआ है। अब बी सी के पास में गया, सी ने सोचा कि मेरे को क्या करना, कौन सी मेरी प्रॉपर्टी है, सी ने इस प्रॉपर्टी की डील फाइनल कर ली बी के साथ में, ठीक। तो अब यहां पर ए ने ऐसा कंडक्ट किया है, ए ने बी को ऐसा बोला है कि मैंने ऑथराइज किया है, तो अब ए अपने कमिटमेंट से, अपने कंडक्ट से पीछे नहीं हट सकता। तो यहां पर सी ने बिना ओनरशिप के जिस प्रॉपर्टी की डील बी से करी है वो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, वो डीलिंग वैलिड मानी जाएगी। दिस इज कॉल्ड इफेक्ट ऑफ एस्टॉपेल। नेक्स्ट देखते हैं सेल बाय एन अनपेड सेलर। अब जो अनपेड सेलर होता है, अनपेड सेलर का मतलब क्या हुआ, वो सेलर जिसको पैसे ना मिले हो। तो वो सेलर जिसको पैसे ना मिले हो उसके पास में भी बहुत सारे राइट्स होते हैं, ये हम लोग अगली वाली यूनिट में पढ़ेंगे। तो अनपेड सेलर के पास में भी राइट होता है कि वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। सेल बाय अ बायर ऑब्टेनिंग पोजीशन बिफोर द प्रॉपर्टी वेस्टेड इन हिम, ठीक इसी का उल्टा हो गया, यानी बायर के पास पोजीशन तो आ गया है लेकिन बायर के पास में भी ओनरशिप नहीं आई है। बायर के पास में पोजीशन आ गया है लेकिन बायर के पास में भी ओनरशिप नहीं आई है। तो यहां पर भी अगर वो किसी को गुड फेथ में थर्ड पर्सन को गुड्स को ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। और सेल अंडर प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, यानी ऑफिशियल रिसीवर हो गए, ऑफिशियल असाइनी हो गए, तो इन लोगों के पास में भी ओनरशिप नहीं होती है। अब जो अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो जो ऑफिशियल रिसीवर होगा वो इंसॉल्वेंट पर्सन की प्रॉपर्टीज को बेचेगा ना, और बेच करके क्रेडिटर्स की जो भी लाइबिलिटीज है उसको मीट आउट करेगा, तो वहां पर ओनरशिप उसकी नहीं है लेकिन तो भी उसके पास में अथॉरिटी है गुड्स को बेचने की। तो बेटा इतने सारे पॉइंट्स हैं यहां पर अगर ओनरशिप नहीं भी है तो भी गुड्स को हम सेल कर सकते हैं, वहां पर ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा। बाकी सारे केसेस में मेन प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा शुरुआत मेन प्रोविजन से करते हैं, तो शुरुआत आपको यहीं से ही करनी है। भले ही एक्सेप्शन का क्वेश्चन आए लेकिन आपको अपने आंसर की शुरुआत यहीं से ही करनी है और बाद में आपको एक्सेप्शंस बताने हैं, ठीक। आगे देखते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं एक बार। A, B and C are three brothers and joint owners of a TV and VCR, and with the consent of B and C, the VCR was kept in possession of A. A sells the TV and VCR to P who buys in good faith. अब देखो यहाँ पर भी वो good faith में ले रहा है, and without notice that A had no authority to sell, P gets a good title to VCR and TV. तो जो co-owner प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहा है उसके पास में उसका पोजीशन होना चाहिए और सामने वाली पार्टी उससे गुड फेथ में वो प्रॉपर्टी को ले रही हो। ड्यूरिंग आईपीएल मैचेस P buys a TV set from R. R agrees to deliver the same to P after some days. In meanwhile, R sells the same to S. अब देखो यहाँ पर P ने टीवी खरीदा लेकिन उसने बोला क्या कि टीवी की जो डिलीवरी है वो कुछ दिनों के बाद करेगा। उसी बीच में क्या हुआ, उसी बीच में एस आ गया और उसने क्या किया, हायर प्राइस पे एस को टीवी बेच दिया और उसने गुड फेथ में, उसको प्रीवियस सेल के बारे में नहीं पता था, उसने गुड फेथ में आकर के टीवी को खरीद लिया। तो यहाँ पर एस के पास में गुड टाइटल ट्रांसफर होगा, यानी कि एस के पास में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। तो ये दो एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे, आगे देखते हैं। परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब देखो परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे होगी।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में परफॉर्मेंस या तो बायर करेगा और या सेलर करेगा। सेलर की परफॉर्मेंस कैसे होगी? सेलर परफॉर्म क्या करेगा? सेलर गुड्स की डिलीवरी देगा। अगर सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, गुड्स की डिलीवरी दे दी, तो इसका मतलब सेलर ने अपनी तरफ से परफॉर्म कर दिया। बायर की क्या ड्यूटीज होती हैं? बायर की क्या परफॉर्मेंस होती है? बायर गुड्स की डिलीवरी ले लेगा और सेलर को पैसे दे देगा, तो इसका मतलब बायर ने भी परफॉर्म कर लिया। तो दोनों की अपनी अलग अलग ड्यूटीज होती हैं। सेलर की क्या ड्यूटी होती है? सेलर की ड्यूटी होती है ओनरशिप को और पोजीशन को ट्रांसफर करना। बायर की क्या ड्यूटी होती है? गुड्स की डिलीवरी को लेना और गुड्स का पेमेंट करना। तो देखिए डिलीवरी, अब डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। बिल्कुल, अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है तो ओनरशिप के साथ में पोजीशन का भी जाना जरूरी है। और पोजीशन का मतलब क्या होता है? डिलीवरी का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। एक पर्सन के पास से दूसरे पर्सन के पास में अगर पोजीशन जा रहा है वॉलेंट्री बेसिस पर, यानी कि अपनी मर्जी से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, तो उसको बोला जाता है डिलीवरी। डिलीवरी कितने तरह की होती है? मैंने आपको पहले ही बताया, एक्चुअल, सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। आप ये भी बोल सकते हो सिंबॉलिक इज द पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। अब देखिए ड्यूटीज क्या है। ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स, ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट एंड पे फॉर देम। वही चीज है जो अभी मैंने आपको बताई। अब देखिए कुछ रूल्स दिए गए रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले पार्ट डिलीवरी। देखो, अगर गुड्स की डिलीवरी पार्ट में हो रही है तो जितने पार्ट में गुड्स की डिलीवरी हो रही है उतने पार्ट की ओनरशिप ट्रांसफर होती रहेगी, राइट। अगर दोनों के बीच में पहले ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन में ही ये था कि भाई गुड्स की डिलीवरी पार्ट में होगी, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट की पहले से ही टर्म्स और कंडीशन में था तो जितने पार्ट ट्रांसफर होते रहेंगे उतनी बार ओनरशिप ट्रांसफर होती रहेगी। लेकिन हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन में नहीं था और उसके बावजूद अगर पार्ट में डिलीवरी हो रही है तो फिर ये बायर की चॉइस है। बायर के पास में ऑप्शन है, वो चाहे तो पार्ट डिलीवरी को एक्सेप्ट करे या पार्ट डिलीवरी को रिजेक्ट भी कर सकता है। बायर टू अप्लाई फॉर डिलीवरी। तो देखो, बायर को डिलीवरी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। बायर को सेलर को बोलना पड़ेगा, सेलर को बताना पड़ेगा कि उसको डिलीवरी कब लेनी है, कैसे लेनी है, तुरंत लेनी है, बाद में लेनी है। प्लेस ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन बताएगा? बायर बताएगा। टाइम फॉर डिलीवरी कौन बताएगा? बायर बताएगा। देखिए इंस्टॉलमेंट डिलीवरी सेम वही है जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर गुड्स की डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में हो रही है, ठीक है, तो अगर ये चीज़ पहले से ही डिसाइडेड है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स और कंडीशन में नहीं था और उसके बावजूद सेलर अगर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी कर रहा है तो बायर के पास में पूरा ऑप्शन है कि वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकता है और चाहे तो ले भी सकता है। लेकिन जितनी भी इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी होगी उतनी इंस्टॉलमेंट में ही डिलीवरी मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि अभी एक इंस्टॉलमेंट गई तो हम पूरे के पूरे गुड्स की डिलीवरी को कंप्लीट मान लेंगे। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी। अब अगर रॉन्ग क्वांटिटी में गुड्स जाते हैं तो फिर क्या होगा? अगर रॉन्ग क्वांटिटी में गुड्स जाते हैं तो देखो, रॉन्ग का मतलब क्या हो गया? या तो ज़्यादा होंगे या कम होंगे। भाई गलत क्वांटिटी है, या तो ज़्यादा क्वांटिटी गई होगी या कम क्वांटिटी गई होगी। अगर कम क्वांटिटी है तो अगर बायर चाहे तो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, एक्सेप्ट करना चाहता है तो एक्सेप्ट भी कर सकता है, और अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो जो बाकी बची हुई डिलीवरी है या बाकी जो बचे हुए गुड्स हैं उसकी डिमांड उससे कर सकता है, राइट। अब अगर ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स पहुंचे तो वो क्या करेगा? जितने की ज़रूरत है उतने रखेगा, बाकी वापस कर देगा। जितने की ज़रूरत है उतने रखेगा, बाकी के वापस कर देगा। पूरा का पूरा रिजेक्ट कर रहा हूँ तो पूरा का पूरा भी रिजेक्ट कर सकता है, या अगर पूरा का पूरा रखना है तो पूरा का पूरा रख भी सकता है। लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी को वो एक्सेप्ट कर रहा है तो जो बची हुई क्वांटिटी है उसका पेमेंट उसको करना पड़ेगा। उसका पेमेंट हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग ही होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि उसने मेरे ख्याल से 100 बेल्स ऑफ कॉटन मंगवाए, सेलर ने क्या किया? 120 बेल्स ऑफ कॉटन भेज दिए। अब यहां पर बायर ने क्या किया? बायर ने 100 बेल्स ऑफ कॉटन का तो पेमेंट कर दिया और 20 जो उसने एक्स्ट्रा लिए थे उसका पेमेंट उसने रोक लिया। अब सेलर ने क्या? उसी बीच में बेल्स ऑफ कॉटन के जो प्राइस है वो बढ़ गया, तो सेलर बढ़ा हुआ प्राइस मांग रहा था। तो अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि बायर बढ़ा हुआ प्राइस देगा, कुछ नहीं देगा, या कितना प्राइस देगा। तो यहाँ पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बायर की लाइबिलिटी होती है कि अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग जो एक्सेस क्वांटिटी है उसका पेमेंट वो करेगा। तो वहाँ पर सेलर मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग नहीं, लेकिन आप कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अकॉर्डिंग अमाउंट को रिकवर कर सकता है।
एक्सपेंसेस फॉर ऑफ डिलीवरी, देखिए गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट पे लाने के लिए जो खर्चे होंगे वो हमेशा सेलर बियर करेगा, और गुड्स की डिलीवरी लेने के लिए जितने भी खर्चे होंगे वो बायर बियर करेगा। गुड्स इन पोजीशन ऑफ अ थर्ड पार्टी। देखिए अब थर्ड पार्टी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कैरियर हो गए, वार फिंगर हो गए। अब यहाँ पर अगर कैरियर को या वार फिंगर को गुड्स की डिलीवरी दी गई है तो क्या वहाँ पर डिलीवरी बायर को मानी जाएगी? तो देखिए इसके दो सिचुएशन होती हैं। जो कैरियर है यानी कि ट्रांसपोर्ट वाला जो है, इसका अपॉइंटमेंट किसने किया है, सेलर ने किया है या बायर ने किया है? अगर इसका अपॉइंटमेंट सेलर ने किया है तो गुड्स की डिलीवरी तब तक नहीं मानी जाएगी जब एक्चुअल में बायर को गुड्स मिल ना जाए, ठीक। लेकिन अगर कैरियर यानी ट्रांसपोर्ट का अपॉइंटमेंट बायर ने किया हुआ है तो फिर उस सिचुएशन में सेलर ने जैसे ही गुड्स कैरियर तक पहुंचाए वैसे ही मान लिया जाएगा कि बायर को गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है। क्लियर सबको? क्यों? क्योंकि वहां पर कैरियर एज अ बेली काम करेगा, बेली ऑफ बायर, अगर इसका अपॉइंटमेंट बायर ने किया है तो, राइट। देखिए डिटोरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट। अब अगर मान लीजिए कि गुड्स को रास्ते में कोई भी नुकसान हो जाता है, गुड्स चोरी हो जाते हैं, ऐसी कोई भी सिचुएशन आती है तो उसका लॉस कौन बेयर करेगा? उसका लॉस बेयर करेगा जिसके पास में ओनरशिप होगी, ये अभी मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स, बिल्कुल बायर के पास में पूरा राइट होता है, बायर के पास में पूरा राइट होता है कि वो गुड्स को एग्जामिन कर सकता है। अगर लार्ज क्वांटिटी में है तो पूरी की पूरी क्वांटिटी को ले सकता है। तो यही कुछ रूल्स हैं बेटा डिलीवरी के रिगार्डिंग, और बाकी इसका यूट्यूब में मैंने पूरी एक क्लास ली हुई है डिलीवरी की, तो अगर आपको देखनी हो डिटेल में उसको पढ़ना हो तो आप उसमें देख सकते हो। आगे देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। सर्टेन गुड्स लाइंग एट वार्फ were sold in a lot. The seller instructed the wharfinger to deliver them to the buyer who had paid for them. अब देखो यहाँ पर जो wharfinger वाला है वो किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? वो सेलर के अकॉर्डिंग चल रहा है। And the buyer thereafter accepted them and took away part. Hence there was delivery of the whole. अब देखो यहाँ पर सेलर ने बोला कि भाई जो पैसा दे तुम उसको गुड्स की डिलीवरी दे देना। बायर ने क्या किया? बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वो डिलीवरी जो है वो पार्ट में ले रहा है। तो अगर बायर खुद से पार्ट में डिलीवरी ले रहा है तो फिर सेलर ये मान करके चलेगा कि भाई मैंने तो पूरा का पूरा डिलीवर कर दिया, तुम्हें जैसे जैसे उठाना हो वैसे वैसे उठाओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बायर अगर खुद अपने पास से अपनी मर्जी से उसको पार्ट में डिलीवरी को ले रहा है तो सेलर हमेशा ये मान करके चलेगा कि भाई मैंने पूरी डिलीवरी दे दी, अब तुम्हारी हेडेक है, तुम्हें जितने जितने की जरूरत हो तुम उतना उतना उठाओ या पूरा एक साथ उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सेलर ये मान करके चलेगा कि उसने डिलीवरी पूरी कर दी है। देखिए A agrees to sell 100 quintals of wheat to B at 1000 per quintal. A delivers 1100 क्विंटल, यानी उसने देखिए एक्सेस क्वांटिटी में भेज दिया। B में रिजेक्ट द होल लॉट और एक्सेप्ट ओनली 1000 क्विंटल एंड रिजेक्ट द रेस्ट और एक्सेप्ट द होल लॉट एंड पे फॉर देम एट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो देखो जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो उसको पे कर देगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है आपका रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो देखिए जैसे डिलीवरी देने के लिए कुछ रूल्स हैं वैसे डिलीवरी को लेने के लिए भी रूल्स हैं, ठीक है। तो देखिए बायर क्या क्या रूल्स को फॉलो करेगा। एक्सेप्टेंस इज डीम्ड टू टेक प्लेस व्हेन द बायर इंटीमेट्स टू द सेलर दैट ही हैड एक्सेप्टेड द गुड्स। तो जब बायर सेलर को एक्नॉलेज कर लेगा, सेलर को बता देगा कि भाई उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है, तब मान लिया जाएगा कि डिलीवरी कंप्लीट हो गई है। डस एनी एक्ट टू द गुड, यानी कुछ ऐसा कंडक्ट करता है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द ओनरशिप ऑफ द सेलर, यानी कि कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अब सेलर के पास में ओनरशिप नहीं है, अब ओनरशिप किसकी आ रही है? अब ओनरशिप बायर के पास में आ रही है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल गुड्स को प्लेज कर रहा है या गुड्स को रीसेल कर रहा है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि भाई अब सेलर की ओनरशिप नहीं है, बायर की ओनरशिप है, तो यहां पर बाय कंडक्ट भी डिलीवरी को ट्रांसफर माना जाता है। या गुड्स को अभी भी अपने पास में रिटेन कर रहा है। कब रिटेन कर रहा है? अगर गुड्स को अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे दिया गया था और वहां पर वो टाइम निकल चुका है, रीजनेबल टाइम निकल चुका है, या जो भी टाइम बताया था वो टाइम निकल चुका है, उसके बावजूद उसने अभी तक गुड्स को वापस नहीं किया और सेलर को कुछ बताया भी नहीं है, तो फिर वहां पर मान लिया जाएगा विदाउट इंटीमेटिंग टू द सेलर दैट ही हैज रिजेक्टेड देम। तो यहां पर भी मान लिया जाएगा कि ओनरशिप बायर को ट्रांसफर हो गई है, बायर को डिलीवरी मिल चुकी है, राइट। तो चलिए यूनिट 3 हमारी आज यहां पर कंप्लीट होती है।
तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और यूनिट 4 हमारी लास्ट यूनिट होगी, उसके बाद में हमारा सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी कंप्लीट। तो एक बार जब आप यूनिट 4 देखने के लिए बैठो तो कोशिश करना कि पूरी की पूरी यूनिट 3 एक बार सारी क्लासेस देख करके मॉड्यूल से गो थ्रू कर लो, तो आपका पक्का वाला रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।